मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं वेट नहीं कर रही। ठीक है, चलो। अभी जो छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं वेरियस एंटिटी के साथ ये वाला चैप्टर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, 10AA दैट इज SEZ। अगर सपोज करो इन्होंने दिया है LLP और उसकी दी है PGBP की इनकम। ठीक है, LLP दिया है एंड LLP के साथ क्या दिया है, PGBP की इनकम दी है और बोला है ये PGBP की इनकम उसको होती है कहां से, उसकी एक यूनिट SEZ के अंदर है। ये कहां से इनकम होती है, उसकी एक यूनिट कहाँ है, SEZ के अंदर है। तो अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 10AA और सेक्शन नंबर 10AA का मतलब क्या है, SEZ से उसको हो रही है इनकम। इतनी बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैम क्वेश्चन ये हो सकता है कि हो सकता है वो दे दे LLP बिजनेस इनकम अर्न कर रही है, ये बिजनेस का जो यूनिट है दैट यूनिट इज सिचुएटेड इन SEZ। तो इन शॉर्ट आप बोल रहे हो LLP को सेक्शन 10AA से इनकम होती है, तो हो सकता है सेक्शन 10AA में कुछ डिडक्शन लिया हो। और अगर तुम्हें याद आता है तो ये सेक्शन 10AA हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में, कि अगर आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैलकुलेशन करना है तो हो सकता है आपको 10AA का डिडक्शन मिल रहा हो। तो यहाँ पे कोई भी वेरियस एंटिटी हो सकती है। यहाँ LLP लिखा मैंने, इसकी जगह मैं फर्म लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं AOP लिख सकती हूँ, BOI लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ मैं कंपनी को इग्नोर करके हटा के कोई भी एंटिटी के साथ अगर मैं यहाँ पे 10AA जोड़ दूं तो 100% मुझे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ सकता है अगर मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम कितना जाता है, ग्रेटर देन 20 लाख, एक्सेप्ट इन केस ऑफ LLP एंड फर्म, जो हमने वहां पे पढ़ा। क्या ये बात याद आई जो हमने पढ़ के रखी है? ठीक है, राम कीप ऑन नॉडिंग, तो मुझे समझ में आता है कि आ रहा है समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब 10AA वाला ये चैप्टर है तो बड़ा छोटा, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसके लिए काम आएगा, आपको 4 मार्क्स टू 5 मार्क्स के लिए काम आएगा, क्योंकि किसी भी वेरियस एंटिटी के साथ जुड़ा मिल सकता है एक्सेप्ट कंपनी। सपोज मैम यहाँ पे LLP दे दिया या फिर कोई भी अदर एंटिटी दे दिया, उसकी PGBP इनकम दे दी SEZ के साथ, बट उनको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं करना। ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत जनरली नहीं होगा क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन ही तो कर रहे हो तुम वेरियस एंटिटी में। ठीक है, तो एनी हाउ तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो कैसा बनेगा, अदर एंटिटी और अदर एंटिटी के साथ तुम्हारी इनकम और उसका टैक्स कैलकुलेशन, और टैक्स कैलकुलेशन में यू हैव टू चेक कि AMT हमको अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, अब जो सबसे मेजर चीज है, अब स्टार्ट करते हैं। मैम ये 10AA है क्या? तो बोलते हैं सेक्शन 10AA दैट इज SEZ। इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो कहाँ से होती है, कहीं ना कहीं SEZ में आपकी कोई यूनिट है। तो सेक्शन 10AA की पहली कंडीशन बोलती है यूनिट कहाँ होना चाहिए, यूनिट इन SEZ। ठीक है, इस यूनिट में कौन सा काम होना चाहिए, तो ये यूनिट में आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग लिख के मैं कट कर दूंगी, यहाँ ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए एग्जैक्टली इनको, यहाँ पे होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीजें हैं इस SEZ यूनिट की। इनफैक्ट दिस मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड सॉफ्टवेयर, आप अगर सॉफ्टवेयर भी बना रहे हो तो भी चलेगा। तो अगर ये कंडीशंस कंप्लाई होती है कि आपकी एक यूनिट SEZ के अंदर है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर भी डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही है। अगर ऐसा है तो यस, ये कंडीशन फुलफिल हुई। तो हो सकता है, अभी भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि यू विल गेट व्हाट, डिडक्शन। मैम क्या ये एग्जेम्पशन है यहाँ पे? नहीं, एग्जेम्पशन अनकंडीशनल होता है।
हम यहाँ लिखेंगे ये क्या मिलेगा, देन आपको मिलेगा डिडक्शन, क्योंकि डिडक्शन में कुछ कंडीशंस अगर आप कंप्लाई करते हो तो कंडीशन कंप्लाई करने पे आपको ये डिडक्शन मिलता है। अब ये डिडक्शन कैसे मूव करेगा, तो ये डिडक्शन मूव करेगा, पहला आपके पहले 5 असेसमेंट ईयर, फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर क्या होगा। फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर अगर ये कंडीशंस कंप्लाई होती है जो यहाँ पे लिखी है कि प्रोडक्शन है, एसईजेड यूनिट है, अगर ये कंडीशन कंप्लाई होती है तो पहले 5 असेसमेंट ईयर में आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। किसका 100% डिडक्शन, जितना भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर, तब क्या मिलेगा, नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में आपको 50% डिडक्शन मिलेगा। 50% किसका, फिर से आपके एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और नेक्स्ट 5 ईयर में भी मिलेगा, हाँ, और नेक्स्ट 5 ईयर इसमें कितना मिलेगा, इसमें या तो आपने जितना डेबिट किया है, किसमें, इन्वेस्टमेंट रिजर्व में, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व पूरा नहीं भी लिखो, इन्वेस्टमेंट रिजर्व लिखो चलता है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट whichever is lower। तो सिंपल सी बात बोल रहा है वो कि अगर आपने क्या किया है, 10AA में आपकी यूनिट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। अगर ये होता है तो फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में 100% आपको बिल्कुल एक्सपोर्ट का जितना प्रॉफिट अर्न करोगे, पूरा प्रॉफिट, में टर्नओवर की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉफिट, उतना पूरा प्रॉफिट आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि 100% लिखा है, अदरवाइज ये डिडक्शन है, क्योंकि डिडक्शन कंडीशन बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट 5 इयर्स में 50% का डिडक्शन मिलेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, और उसके नेक्स्ट 5 इयर्स में आप री इन्वेस्टमेंट रिजर्व एक बनता है इनके यहाँ पे, उस रिजर्व में कितना पैसा डाल रहे हो, या फिर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, इसके हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, इसमें पूरी चीजों में यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे तो क्वेश्चन सॉल्व होने, ठीक है। अब हम ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करें, सिंपल, देखो वही जो गिनी चुनी जो हमने लाइनें अब तक पढ़ रखी ना, ये वही चल रहा है, काम की चीजें यहाँ तक थी। सिंपल सी बात है, ये एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी की एक यूनिट कहाँ पे है, ये एसईजेड में, ठीक है। अब ये कंपनी जो है, इस कंपनी की एक यूनिट कहाँ पे है, एसईजेड में है। तो ये जो एसईजेड यूनिट में है, यहाँ पे मैम एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी, और ये कंपनी ना एसईजेड वाली डोमेस्टिक सेल्स भी करती है, क्योंकि तुमने नोटिस किया एसईजेड में तो तुम्हारा होना जरूरी है, साथ में एक्सपोर्ट प्रॉफिट को सिर्फ उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है, टोटल प्रॉफिट एग्जेम्प्ट नहीं हुआ तुम्हारा। एसईजेड यूनिट से, जो यूनिट तुम्हारी एसईजेड है, वहां से तुम जितना भी एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करके जो प्रॉफिट अर्न करते हो, सिर्फ वो एग्जेम्प्ट। इसका मतलब मैम ये जो मेरी कंपनी है, इसकी जो एसईजेड यूनिट यहाँ पे, ये एक्सपोर्ट भी करती है, डोमेस्टिक सेल्स भी करती है। तो सिर्फ तुमको क्या करना है, एक्सपोर्ट का प्रॉफिट तुमको क्या करेगा, एज ए डिडक्शन मिलेगा। अब मैम सुनो, जब ये एसईजेड यूनिट टर्नओवर करती, तो ये रहा मेरे पास पूरा टोटल टर्नओवर, ये क्या है, ये है टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर का मतलब क्या है, टोटल टर्नओवर मतलब एक्सपोर्ट वाला भी है, साथ में डोमेस्टिक भी है, पूरा टर्नओवर है। इसमें मैं कैसे पता करूं कि मेरा सिर्फ एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कितना होगा, मेरे को कैसे समझ में आएगा कि सिर्फ एक्सपोर्ट से मेरा प्रॉफिट कितना है। तो सिंपल सी वही पुरानी गाथा, जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना है तो मेरा पीजीबीपी इनकम इतना, तो मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर इतना, तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉफिट कितना, वो याद है यूनिटरी मेथड। तो वही है, जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना, तो मेरा पीजीबीपी एसईजेड
यूनिट का कितना, सिर्फ एसईजेड यूनिट का मेरा प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना। तो अगर मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर पता चल जाए मेरे को, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना होने वाला है। वही यूनिटरी मेथड यहाँ पे क्या करके रखी है, अप्लाई। तो अब तक क्या समझ में आया, वही कि एसईजेड में मेरा एक यूनिट होना चाहिए जो प्रोडक्शन करता है, पहले 5 ईयर में 100%, फिर 50%, और उसके बाद 50% या री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में आप कितना पैसा डालते हो, विच एवर इज लोअर। टोटल टर्नओवर तुमको दिया रहेगा और तुमको एक्सपोर्ट टर्नओवर भी देंगे, वो लोग दोनों देंगे। इसके बेसिस पे तुम कैलकुलेट करोगे कि सिर्फ एक्सपोर्ट का ये प्रॉफिट कितना है जो एग्जिम्ट होता है। ठीक है, अब एक चीज आप बोल रहे हो मैम टोटल टर्नओवर, हाँ, और एक चीज हमें समझ में आ रही है क्या, एक्सपोर्ट टर्नओवर। हाँ, एक होता है टोटल टर्नओवर, एक होता है एक्सपोर्ट टर्नओवर। मैम टोटल टर्नओवर में डोमेस्टिक भी काउंट होगा, हाँ, एक्सपोर्ट भी काउंट होगा, हाँ। एक्सपोर्ट टर्नओवर में सिर्फ एक्सपोर्ट काउंट होगा, ठीक है। लेकिन अब ये एक्सपोर्ट टर्नओवर में एक्सपोर्ट काउंट होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो ये तो तुमने चाहे क्रेडिट पे किया, कैश में किया, कैसा भी टर्नओवर किया, टोटल टर्नओवर में तो सारी की सारी टर्नओवर आएगी, चाहे वो क्रेडिट था, कैश था। अभी तक फॉरेन करेंसी का पैसा इंडिया में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं। सिंपल सी बात है, टोटल टर्नओवर मतलब ओवरऑल टोटल टर्नओवर। हमको इससे भी मतलब नहीं है कि एक्चुअल में जब तुमने एक्सपोर्ट किया, ये एक्सपोर्ट का पैसा फेमा के अकॉर्डिंग 15 महीने या 9 महीने में इंडिया में आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे तो ये पता ही नहीं है वो आया नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं देखना, तुमको कुछ भी देखना ही नहीं है, तुम्हें तो वेदर फॉरेन करेंसी ब्रॉट इन इंडिया और नॉट, इंडिया में आई नहीं आई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक्सपोर्ट के पर्पस में। लेकिन जब एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट करोगे तो सिर्फ वही टर्नओवर काउंट करने को देंगे जहां फॉरेन करेंसी ब्रॉट इन इंडिया। मैम कभी भी ला सकते नहीं, ब्रॉट इन इंडिया एज पर टाइम स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। जो टाइम आरबीआई ने बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम रिपेट्रिएट कर लेते हो इंडिया में पैसा, तो उसको हम एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अगर टर्नओवर कम होगा तो तुम्हारा डिडक्शन भी तो कम होगा। आइए बात समझ में। तो अभी तक सिर्फ सिंपल सी बात ये बोली कि एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या काउंट करोगे, टोटल टर्नओवर में क्या काउंट करोगे। टोटल टर्नओवर में तो दिमाग ही नहीं सोचना ही नहीं है, सारे टर्नओवर ले लो। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो वहां सिर्फ वो टर्नओवर आएगा जिसकी फॉरेन करेंसी इंडिया में आ चुकी है एज पर द टाइम स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। ठीक है, ये बात भी समझ गए। लेकिन चाहे तुम टोटल टर्नओवर काउंट करो या फिर तुम एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट करो, मैम टोटल टर्नओवर हो या एक्सपोर्ट टर्नओवर हो, एक चीज बताओ, कई बार तुम टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस लेते हो सामने वाले से, तुम्हारा काम क्या टेलीकम्युनिकेशन का है, नहीं, ये पीजीबीपी इनकम नहीं है तुम्हारी, समझ रहे हो। तो टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस के कुछ फ्रेट के चार्जेस ले लेते हो, इंश्योरेंस फ्रेट, तुम्हारा काम ये थोड़ी ना है, मेन पर्पस मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग की इनकम होना चाहिए। तुम टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस ले रहे हो, तुम इंश्योरेंस ले रहे हो, तुम फ्रेट ले रहे हो, ना तो ये टोटल टर्नओवर में काउंट होगा और ना ही ये कहाँ होगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट होगा। ये दोनों कहीं पे भी काउंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चाहिए, उससे रिलेटेड इनकम चाहिए। ये कहीं से कहीं तक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड नहीं है, ये सपोर्ट सर्विसेज है, ठीक है। तो अभी तक जो शॉर्ट बोले तो ये कि हमको चाहिए यूनिट एसईजेड में होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, फर्स्ट 5 ईयर में 100%, नेक्स्ट 5 ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसके नेक्स्ट 5 ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और री इन्वेस्टमेंट रिजर्व विच एवर इज लोअर। इसके बाद वो बोलते हैं कि टोटल टर्नओवर में क्या लोगे और एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या लेना है।
और फिर ये बोलता है कि दोनों में कौन सी चीजें नहीं लेनी है, चाहे जो हो जाए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, फ्रेट और तुम्हारा इंश्योरेंस, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। ठीक है, अब ये हो गई टर्नओवर की बात। फिर वो बोलता है क्या, क्वेश्चन में ये कैसे देंगे, क्वेश्चन में देंगे टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स इंश्योरेंस ऑफ 50 लाख रुपीस। तो तुम समझ जाना कि टोटल टर्नओवर में मेरे को 50 लाख का इंश्योरेंस माइनस करना है। एक्सपोर्ट टर्नओवर इंक्लूड 20 लाख का फ्रेट माइनस करना है पहले, फिर कैलकुलेशन करेंगे हम। एक्सपोर्ट टर्नओवर को पहले ठीक करोगे, और एक्सपोर्ट टर्नओवर ठीक होगा तभी तो तुम्हारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट सही निकलेगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो एक्चुअल में लास्ट पॉइंट है बिल्कुल इस चैप्टर का। मैम ये आपने बोला री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डालना, मतलब ये कोई एक रिजर्व है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं ये लोग, पैसा जमा करके रख रहे हैं, दे आर डिपॉजिटिंग इट इन सर्टेन रिजर्व। हाँ ये रिजर्व है, रिजर्व के अंदर पैसा जमा है। मैम अगर ये रिजर्व के अंदर दे आर डिपॉजिटिंग समथिंग, कुछ तो यूटिलाइजेशन भी दिया होगा कि किस पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज करोगे। अगर रिजर्व में पैसा डाल रहे हो तो ये भी तो लिखा होगा कि किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है, और कोई टाइम भी तो दोगे, क्योंकि आप इसके बेसिस पे डिडक्शन दे रहे हो कि डिडक्शन दिया तुमको, अगर तुमने इसमें पैसा डाल दिया तो डिडक्टेड सॉरी, तो इसका मतलब कोई टाइम पीरियड होगा, कोई यूटिलाइजेशन होगा तो है। इसका यूटिलाइजेशन क्या है, सबसे पहले तुम्हें 3 इयर्स के अंदर यूज करना है, यूज इन 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर कहां से, व्हेन रिजर्व क्रिएटेड, जब तुम्हारा रिजर्व क्रिएट हुआ वहां से 3 इयर्स के अंदर तुम्हें इसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। अगर मैंने ये लिखा कि जब मेरा रिजर्व क्रिएट हुआ वहां से 3 इयर्स के अंदर यूटिलाइज करना है, तो भी मेरा आंसर गलत होगा। क्यों, क्योंकि वहां लिखा है 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। पूरी लाइन क्या है, 3 इयर्स तो है, पर साथ में क्या है, 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो मुझे यहाँ 3 इयर्स भी लिखना है और साथ में लिखना है फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर जब रिजर्व क्रिएट हुआ था। तो तुम्हारे पास इतना टाइम है इसको यूटिलाइज करने की। और यूटिलाइज किस चीज में करना है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तुमको अगर यूटिलाइज भी करना है तो किस काम के लिए यूटिलाइज करोगे, तुम यूटिलाइज करोगे न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए। ये टाइम लिमिट है, अगर तुम इस टाइम लिमिट में यूटिलाइज करते हो, ठीक है, डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। अगर सपोज करो मैम इस टाइम लिमिट में यूटिलाइज तो किया, लेकिन मैंने प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदी, तो अब वो वापस तुम्हारी पीजीबीपी इनकम कंसिडर करिए। मैम 3 इयर्स में यूज ही नहीं कर पाए, तो जैसे ही 3 इयर्स एंड होंगे नेक्स्ट ईयर वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाए। तो जितना डिडक्शन हमने तुम्हें यहाँ पे दिया था, ये डिडक्शन टैक्सेबल हो जाएगा अगर तुम या तो उसको मिस यूटिलाइज करते हो, मतलब जिस काम के लिए बोला वैसे यूज नहीं कर रहे, या फिर तुम क्या करते हो, टाइम पे यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे हो, तो भी ये टैक्सेबल होगा। तो इसका मतलब री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, अब मैम कब कब ये टैक्सेबल होगा, पहला मैम प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड, हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया। अब ये प्लांट एंड मशीनरी मैम ओल्ड है, चलेगा क्या, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले क्या लिखा उसने, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ओल्ड नहीं चलेगा, नया प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। इन जनरल नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है, लेकिन फिर एक एक्सेप्शन दिया इन्होंने, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ओल्ड भी खरीद रहे हो तो भी चल जाएगा, अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदो भैया, नहीं खरीदो। अगर नहीं खरीद रहे हो प्लांट एंड मशीनरी, वैसे तो मना कर रहे हैं, अगर ये 2 कंडीशन नहीं लिखी तो फिर तो तुम समझ लो कि तुमने उसको मिसयूटिलाइज किया है। लेकिन अब एक्सेप्शन क्या दिया है कि तुम्हारी टोटल वैल्यू जो है प्लांट एंड मशीनरी की, उसका 20% अगर मैं करूं, उसका क्या करूं 20%, और ये 20% मेरा सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का निकलता है,
तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी का सिर्फ 20% सेकेंड हैंड लिए, मतलब 80% तो नहीं है ना तुम्हारे पास। तो टोटल का सिर्फ 20% अगर तुम्हारा ओल्ड है तो चलेगा, चला लेंगे। या फिर दूसरा क्या है मैम, ये एक इम्पोर्टेड मशीन है, हमने इंपोर्ट की है बाहर से, ठीक है। ये मशीन क्या कि हमने इंपोर्ट की है, तो मैम ये जो मशीन हमने इंपोर्ट की है, भले ही तुमने सेकेंड हैंड इंपोर्ट की थी, यहाँ पे हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पे क्या ये न्यू है? तो ये दो क्या हो गए ओल्ड के एक्सेप्शन। अब मैम फिर से प्लांट मशीनरी खरीदी, ठीक है, प्लांट मशीनरी ली, न्यू ली, बट आफ्टर 3 ईयर टैक्सेबल होगा, भले ही नहीं थी। ये एक्सेप्शन की तो बात ही नहीं, क्योंकि न्यू प्लांट एंड मशीनरी बोल रहे, बट 3 ईयर्स के बाद ली ना, अगेन वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है मैम, मोटर व्हीकल खरीदी, या फिर हमने लाइफ स्टॉक खरीद लिया, या फिर हमने टी बुशेस खरीद लिए, बोलना क्या चाह रहे हो? क्या मोटर व्हीकल खरीदना इज इट योर प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में ये चीजें नहीं आती है। मोटर व्हीकल, टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, ये सब प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं है। तो अगर तुमको दे कि उन्होंने मोटर व्हीकल खरीदी, तो भावनाओं में मत बहना, ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। तो यहाँ पे भी ठीक है। अब सबसे पहले मैम क्या करा, अब उसको छोटा सा कर देती हूँ, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर क्या है, खत्म ही है। आपने बोला कि यूनिट होनी चाहिए एसईजेड में, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसके नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर में 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या फिर जितना आप ट्रांसफर करते हो री इन्वेस्टमेंट रिजर्व को, वो आता है, विच एवर इज लोअर। यहाँ पे टोटल टर्नओवर कैलकुलेशन में सब लेंगे, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सब ले लेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए सिर्फ वो टर्नओवर लेंगे जो फॉरेन करेंसी में इंडिया में रिपेट्रिएट हो चुका है आरबीआई के टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है, वो कैलकुलेट होता है टोटल इतना मेरा प्रॉफिट टर्नओवर इतना है, तो एससीजेड का प्रॉफिट कितना, तो जब मेरा टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर इस एससीजेड का इतना है, तो उसका प्रॉफिट कितना वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। वो कैलकुलेशन करने के बाद आपने बताया कि वो जो री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा गया है, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर 3 असेसमेंट ईयर, 3 इयर्स में यूज करना है, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर व्हेन द रिजर्व वाज क्रिएटेड, और उसको न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए ही यूज करना है। लेकिन अगर ये न्यू नहीं भी हुई और ओवरऑल टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का 20% ही सेकेंड हैंड है, चल जाएगा, या फिर आपने सेकेंड हैंड इंपोर्ट किए तो इंडिया में उसे नया ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें फिर ये चीज बस याद रखना था कि प्लांट एंड मशीनरी में ये चीजें नहीं आती हैं, तो हमको वो याद रखना है कि ये काउंट ही नहीं होती प्लांट एंड मशीनरी। अगर मैम 3 इयर्स में हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो जैसे ही 3 ईयर एंड होंगे उसके बाद ये पीजीबीपी इनकम आपकी कंसिडर होगी और ये अगेन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब मैम ये जो एससीजेड में आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। ये यूनिट कहाँ होनी चाहिए, एससीजेड में। बोलता है ये जो एससीजेड की यूनिट है ना, ये स्प्लिट वाली नहीं होनी चाहिए, ये रिकंस्ट्रक्शन वाली नहीं होनी चाहिए। स्प्लिटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन क्यों, क्योंकि अगर आप एक यूनिट को ऐसे डिवाइड कर रहे हो, तो जो बड़ी यूनिट थी वो ऑलरेडी डिडक्शन ले चुकी है, फिर आप डिवीजन करके फिर इस यूनिट को अलग से डिडक्शन दिलवा रहे हो, इस यूनिट को अलग से डिडक्शन दिला रहे हो, ये नहीं चलता। तो बोलता है कि ये क्या नहीं होना चाहिए, स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्शन वाली यूनिट्स नहीं चलेगी, एक्सेप्ट एक्सेप्शन इसमें भी है कि हाँ अगर ये सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्री है तो वहां पे ये काम चल जाता। तो यहाँ पे बोला ये यूनिट जो है एससीजेड की स्प्लिट से नहीं बनी होनी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बनी होनी चाहिए, उसमें एक एक्सेप्शन है तुम्हारा सॉफ्टवेयर, ठीक है।
अब यहाँ पे वो क्या बोलता है कि देखो मैम, ये मेरी यूनिट कहाँ है, SEZ में, तो ये एक यूनिट हो गई मेरी। ये यूनिट कहाँ पे है, ये यूनिट है SEZ में, ठीक है। अब मैम होता क्या है, अगर आप याद करो तो आपने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। आपने अभी क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूडेड है। ये यूनिट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, लेकिन इसने पता है क्या किया है, ये बाहर भेजा USA में। किस पर्सन को भेजा, अपने ही एक एम्प्लॉय को बाहर भेज दिया। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो क्या चलेगा ऐसा? मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, SEZ यूनिट ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, पर मेरा मैन पावर कहाँ गया, ये मेरा मैन पावर यहाँ से ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है। चलेगा क्या? चलेगा। ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन बोला और बोले कि ऐसा चलेगा अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए पर्सन बाहर जाके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, तो वो एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि वहीं पे हमारी इंडस्ट्री में बैठ के बताओ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे तब भी हम मानेंगे कि SEZ में ही मैन्युफैक्चर हुआ था, ठीक है। दूसरा, मैम ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, ये मैम क्या है, SEZ, ठीक है। तो ये एरिया हो गया मेरा SEZ का। सपोज करो एक एरिया ये है SEZ का, और एक एरिया नंबर 2 ये, SEZ भी तो एरिया में बैठता होगा ना, ठीक है। तो मैम पहले हमारी यूनिट कहाँ थी, इधर थी। अब इस यूनिट को यहां से शिफ्ट कर दिया इस एरिया में, दोनों है SEZ में ही। या फिर मैं यूं बोलूं कि एक ये भी SEZ है, ये भी SEZ का एरिया है। मेरी यूनिट इस SEZ से कहाँ शिफ्ट हो गई, इस SEZ में। तो क्या मुझे अभी भी वो डिडक्शन मिलेगा, 5 इयर्स, फिर 5 इयर्स, फिर 5 इयर्स? मिलेगा ना, क्योंकि तुम अभी भी हो कहाँ पे, चाहे तुम SEZ से SEZ में ट्रांसफर हो, या फिर एक SEZ से दूसरे SEZ में जा रहे हो, चलेगा। तुमको अभी भी क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा केस, मैम यूनिट तो यही है, ये SEZ है, यूनिट यही SEZ है। सपोज ओनर चेंज हो गया, हमें ओनर नहीं देखना है, यहाँ पे यूनिट का स्टेब्लिशमेंट देखना है। तो अगर आपका ओनरशिप भी चेंज होता है तो भी कोई बात नहीं, हम तो असेसमेंट ईयर्स के बेसिस पे, जब यूनिट स्टेब्लिश हुई वहां से असेसमेंट ईयर काउंट होते हैं, ना कि ओनर के हिसाब से, तो भी तुमको ये डिडक्शन मिलता रहेगा। आया? ठीक है। अब ओवरऑल चैप्टर डन, ठीक है। एक बार इसकी पहले रीडिंग कर लो, फिर मैं ऑडियो नोट रिकॉर्ड करके, एक छोटा सा रिवीजन करके ऑडियो नोट रिकॉर्ड करके फिर जाएंगे हम चैरिटेबल ट्रस्ट पे। तुम सेकंड वाला रिपीट कर दो। कौन सा, ये वाला? एक एक ही SEZ में 2 एरियाज हैं, हो सकते हैं ना। तो मैं इस एरिया से, मेरी यूनिट को मैंने इस एरिया में शिफ्ट कर दिया है, तो वो SEZ में ही ना, चलेगा। या फिर एक SEZ से मैं दूसरे SEZ में चली जाऊं, तो भी है तो SEZ के अंदर ही, चलेगा, तुम्हारा डिडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। 5 मिनट्स दो रीडिंग के लिए, बोलो बिना। इसमें जो हम ये प्रॉफिट फ्रॉम एसएसजेड लेते हैं, इसके अंदर हम ये अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता है, हम ये माइनस करके लेते हैं, बिफोर लेते हैं? नहीं, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। नहीं होती। पहले पढ़ लो, उसका भी लॉजिक समझा देती। साथ साथ में कीवर्ड्स हाईलाइट करते जाओ।
हो गया? मैम इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी को न्यू कंसीडर करेंगे तो उस पर डिडक्शन मिलेगा? एक मिनट जेट प्लेन निकल जाए। चलो अब समझो। अभी तक अपने ना जितनी भी वेरियस एंटिटी थी ना जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी कवर कर ली। अब क्वेश्चन किस पे आता है? क्वेश्चन आता है जो इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, बीओआई, एओपी वाले पे 90% चांसेस रहते हैं कि वो इंडिविजुअल जिसकी सबकी स्लैब रेट से नीचे इनकम हो वो आएगा। ठीक है, तो जितना जितना सेक्शन 10 डबल इंपॉर्टेंट था वो कर लिया। अब जैसे कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था वो एक्चुअल में कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है, बट हमारा कवरेज तो सब होना चाहिए, है ना? आ रही है बस। अब इसमें एक दो कॉन्सेप्ट मेरे और अच्छे हैं, जिसमें एक आता है मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट। इससे इंपॉर्टेंट तो अभी तक कुछ नहीं, ठीक है। और दूसरा आता है डिविडेंड। अब ये तो एक्चुअल जो देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने वाले बच्चे, ये शायद मेरे कम से कम 2 दिन लेगा और 1 दिन इसके क्वेश्चन में लगा। ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन का पार्ट बनता है। ठीक है, फिर इसी को हमको करना होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के साथ भी, जिसमें 222A वाला डिविडेंड, जिसको डीम्ड डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, ABCD। तो डिविडेंड वाला जो टॉपिक है वो जो मैं तुमको नोट्स दूंगी ना उसी से करना, क्योंकि जितनी जगह डीटी में डिविडेंड डिविडेंड के बारे में बोल के रखा है वो सब कुछ क्या किया, एक जगह कंसाइज कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ इधर उधर करने से अच्छा उसको मैंने एक चैप्टर ही बना दिया डिविडेंड के नाम से। तो डिविडेंड जितनी भी जगह टीडीएस में दिया है डिविडेंड, डिविडेंड हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिया, जितनी जगह दिया है सारा का सारा एक साथ कंपाइल्ड है। तो वो अलग से एक वीडियो रखेंगे, उसमें करेंगे। अब मेरी पूरी कहानी किस पे आती है? चैरिटेबल ट्रस्ट पे। क्या ये आता है एग्जाम में? तो ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, मिनिमम से मैक्सिमम दोनों ही केस में ये 10 मार्क्स का होता है। मतलब कुछ भी कर लो 10 मार्क्स का ये आना ही है। मैम ये कौन सा क्वेश्चन नंबर रहेगा अगर आता है तो? जनरली आइदर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट होता है या फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 में होता है जनरली, क्योंकि क्वेश्चन 4 तो हमने देख लिया हमेशा टीडीएस टीसीएस ही होता है। आया समझ लो? चलो अब इसमें काम की चीजें क्या है? ये चैरिटेबल ट्रस्ट भी फर्दर डिवाइडेड है। एक नॉर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट और एक है आपका एग्जिट टैक्स। अब इसमें क्या होता है, या तो इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में 99% क्वेश्चन एग्जिट टैक्स का होता है। पर ऐसा कुछ तुम ये मत सोचना कि पिछली बार देख लिया कौन सा है तो सिर्फ इस बार एग्जिट टैक्स करके जाए। ऐसी रिस्क खुद के साथ भी मत लेना, क्योंकि 10 नंबर की बात है। तो आइदर ये, ठीक है, या फिर तुम्हें कौन सा मिलेगा, या फिर ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एग्जिट टैक्स। लेकिन एग्जिट टैक्स की स्टार्टिंग जैसी होगी जैसे मैं बताऊंगी उसके हिसाब से इसमें भी बुक को पढ़ना, क्योंकि हमको फ्लो से चलना है। अब हम एग्जिट टैक्स की जब आप बातें करते हो या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट की आप बात करते हो, तो चैरिटेबल ट्रस्ट में सबसे पहले आप बताओ क्या जरूरी है? कुछ पर्पस
दिया हुआ है कि अगर आप इसी पर्पस के लिए काम करोगे तो ही आपको ये डिडक्शन आने वाला मिलेगा। तो मतलब मेरा फोकस एक रहेगा पर्पस के ऊपर, ठीक है। फिर बोलते सिर्फ पर्पस से कुछ नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी हम तुमको डिडक्शन नहीं देंगे। मतलब एक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को चैरिटेबल पर्पस भी रखना पड़ेगा और साथ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये दोनों चीजें होती है तब जाके उसको क्या मिलता है। सेक्शन नंबर 10 और 11 में कुछ तो एग्जेम्पशन दी हुई है, वो एग्जेम्पशन तब जाके मिलती है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ चैप्टर को ऊपर ऊपर से सिर्फ समझ रहे हैं कि अगर कोई है जो ट्रस्ट बना के बैठा है तो ट्रस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको रजिस्टर भी करो और उसका वो पर्पस फॉलो करते रहना, तभी बात बनेगी। इतनी बात आई समझ में। अब आते हैं हम पेज नंबर, सबसे पहले डायरेक्टली 201 पे आ जाओ, पेज नंबर। मैं इधर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट लिखते जा रही हूँ, पढ़ना वैसा ही। इसमें थोड़ा मिक्स दिया है लेकिन हमको पूरा लिंक करके पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ना, पहला बोला आपने कि ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट का क्या होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। और ये पर्पस क्या होना चाहिए, जो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 15 ने दिया है, ठीक है। तो जो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 15 देके रख रहा है, सिर्फ वही पर्पस होना जरूरी है। अब इसका क्या मुझे रटना पड़ेगा ये पर्पस? नहीं, सीधी सी बात है, या तो पुअर को रिलीफ दे दो, या एजुकेशन करवा दो, या मेडिकल रिलीफ दे दो। बस एक बार पढ़ना है कि ये पर्पस है, मुझे इसमें कुछ लर्निंग नहीं करना। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए एजुकेशन रिलीफ दिया किसी को, किसी की मेडिकल में हेल्प कर दी, किसी पुअर की हेल्प कर दी, ये तो मेरे को पता ही है। लेकिन जो एक्चुअल में पता रखना है भाई, योगा भी तुम्हारे लिए क्या है, चैरिटी का पर्पस है, ठीक है। ये मुझे याद रखना होगा, योगा इज ऑल्सो चैरिटी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये देखो बार बार सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो ये है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सब कुछ भूल जाओ, एग्जाम में कुछ मत पढ़ना, पर ये वाला पॉइंट जरूर पढ़ना। तो यहाँ क्या लिखा है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे है क्या है वो अभी देखेंगे। यहाँ पे बोलते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। समझ नहीं पा रहे कि इसका मतलब क्या होगा। सपोज करो टेम्पल है, टेम्पल के बाहर भगवत गीता की हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं। टेम्पल तो रिलीजियस पर्पस है, पर उसके एडवांसमेंट के लिए हम सस्ते में कोई चीज बेच रहे हैं, तो ये क्या है, तुम बिजनेस तो कर रहे हो ना। उसी ऑब्जेक्टिव के लिए, एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, लोगों की भलाई के लिए, इसके अलावा कोई और काम कर रहे हो, सस्ते में कुछ दे रहे हो, फ्री में कुछ दे रहे हो, अपने ही मेन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बोलते हैं हमने जो बताया, एजुकेशन बताया, मेडिकल बताया, हमने पुअर को बताया, तुमको योगा बताया, साथ में एनवायरमेंट को प्रिजर्व करोगे, ये सब क्या है, ये सब के सब एनवायरमेंट के साथ मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करोगे, ये सब तुम्हारे लिए चैरिटी है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई और काम है या फिर किसी और तरह का काम जिससे लोगों की भलाई होती है, हम उसको भी लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, बोलता है लेकिन सुनो, यहाँ पे पर्पस पे ही बात चल रही कि अगर ये जो तुमको पैसा आता है ना एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी से, इस पे थोड़ा सा स्कैनर लगेगा। इस पे क्या लगेगा, थोड़ा सा स्कैनर लगेगा। मतलब बोलते देखो, तुम्हें टोटल रिसिप्ट जितनी भी होती हो, तुम्हें टोटल रिसिप्ट जितनी भी होती हो, अगर उसका 20% हम करेंगे, 20% से ज्यादा तुम्हें ये जनरल पब्लिक यूटिलिटी से आ रहा है पैसा,
तो इसका मतलब मेन काम छोड़ो, 80% तुम्हारा मेन काम भी नहीं चल रहा, 20% या उससे ज्यादा तो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का पैसा है। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि इस ईयर में तुम्हें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसको मेरे को पता है बाद में लिंक करवाना होगा वापस, ठीक है, ये किसी और पॉइंट से और लिंक होता है। तो बोलते हैं कि देखो सबसे पहले तो देखो तुम्हारा, अभी लिखो मत, इसमें मेरे को और चीजें ऐड करनी है, अभी इनकम्प्लीट है अभी। मैम एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, हाँ बोलते हैं देखो तुमको एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी से पैसा मिलता है, हाँ मिलता है। टोटल तुम्हारा पैसा भी देखते हैं, थोड़ा सा पार्ट तुम कुछ और कर रहे हो चला, लेकिन सपोज करो तुम्हारे जो भी तुम काम कर रहे हो उसका 20% से ज्यादा तुमको एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का पैसा मिलता है, तो ऐसे केस में क्या बोलता है वो कि एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी उस ईयर के लिए। अब अगर तुम सिर्फ इस चीज को पढ़ोगे तो ये पूरी इनकम्प्लीट कहानी, क्यों? क्योंकि वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं, पहले हमको चेक करना पड़ेगा मेन ऑब्जेक्टिव। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो चेक करना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हो मैम? मेन ऑब्जेक्टिव लिखा है रिलीफ टू पुअर, हमारा काम ही क्या है, रिलीफ देना पुअर को। तो आप ये 20% की कहानी चेक ही नहीं करोगे। बट मैम मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तब ये 20% एप्लीकेबल है। मतलब बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारा मेन काम था कि लोगों पुअर पीपल को रिलीफ प्रोवाइड करना, और उसके साथ तुम्हें कुछ पैसा हो गया, मिल गया, चलेगा, उसमें ये 20% का बार एप्लीकेबल नहीं होता। बट जहां पे तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, काम ही तुम्हारा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज जनरल पब्लिक यूटिलिटी, वहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, ये 20% एप्लीकेबल करना पड़ेगा। आया समझ में? अब इसका जो क्वेश्चन है, इनिशियल क्वेश्चन ही क्वेश्चन बैंक में चैरिटेबल ट्रस्ट में इसी के क्वेश्चन है, सबसे इनिशियल। तो अभी कभी एक बार उसको पढ़ लो, ये पॉइंट किया, इसका पहले क्वेश्चन करेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे ही करेंगे। देखो एक इंस्टीट्यूट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ठीक है, और उसको क्या मिलता है, 30 लाख रिसीव होता है 2022-23 में फ्रॉम एन एक्टिविटी इन नेचर ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड से उसको 30 लाख रुपीस रिसीव होते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इसके बाद बोलता है ओवरऑल टोटल रिसिप्ट अगर मैं उस इंस्टीट्यूट की देखूं तो 140 लाख रुपीस क्या है उसकी टोटल रिसिप्ट है। इसको अभी मैं क्यों नहीं पढ़ रही, क्योंकि ये हमने समझा नहीं है। 85% उसने अप्लाई किया सेम ईयर में, अभी मेरे लिए काम का नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना पता है ओवरऑल टोटल रिसिप्ट है 140 लाख, जिसमें से 30 लाख मेरा किस चीज का पैसा है, ट्रेड का पैसा है, ट्रेडिंग की उसका पैसा मिला, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी है। अब पूछा क्या है, आप बताओ कि टैक्स का कंसीक्वेंस क्या होगा, क्या उसे एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ऐसे रिसिप्ट में, ठीक है। अब हमने बोला देखो जैसा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जनरल एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, अब जब एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है तो इट लूजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्टेटस इन 2022-23, क्योंकि इसको रिसिप्ट हुआ है 30 लाख from an activity in the nature of trade that exceeds 28 lakh, being 20% of the total receipt. एक चीज मेरे को करेक्शन कर लेने दो यहाँ पे यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया तुमको। अगर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तब तो तुम 20% अप्लाई करोगे, मैंने यही बोला था ना तब भी।
मेन ऑब्जेक्टिव एडवांसमेंट है तो ही 20% अप्लाई होगा, और मेन ऑब्जेक्टिव ये है तो 20% वाली चीज अप्लाई नहीं होगी। यही लिखा था ना आपने? फिर ठीक, मुझे लगा मैंने उल्टा बता दिया। तो वही बोल रहा है, देखो भाई इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, तो अब तो तुम 20% अप्लाई करके देखो। तो 20% अप्लाई किया तो मैम 140 का 20% कितना होता है? 28। और इसको कितना रिसीव हुआ था? 30 लाख। बाहर निकल गई ना हाथ से बात। इसका मतलब इस साल पर्पस वो नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि 20% से अबाव आप निकल गए तो आपका पर्पस ही वो नहीं है। अब पर्पस नहीं है तो तुम्हें क्या बोला था? डिडक्शन के लिए पर्पस भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो तुम तो पहले ही लाइन से आउट हो गए ना, यू डोंट हैव द पर्पस। तो यहाँ पे इस ईयर में तुमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब वो एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं है। आया ये समझ में? दूसरा क्वेश्चन क्या तुम्हारा आंसर अलग होता अगर रिसिप्ट 150 लाख होती इंस्टेड ऑफ 140? होता मेरा आंसर अलग। 150 लाख का 20% मतलब 30, और हमको एग्जैक्ट 30 रिसीव हुआ है, तो अभी उसका चैरिटेबल पर्पस वाला स्टेटस गया नहीं ना, क्योंकि ग्रेटर देन 20 होता तो जाता। मैम क्या होता अगर मेन ऑब्जेक्टिव कितना हो जाता है? रिलीफ टू पुअर होता। यही मैंने मेरे लिए मैम, अगर मेन ऑब्जेक्टिव इसका इंस्टेड ऑफ एडवांसमेंट रिलीफ टू पुअर होता तब क्या होता? अब तुम वो 20% की चीजें अप्लाई नहीं करोगे। रेस्ट्रिक्शन फॉर केयरिंग ट्रेडिंग तभी है जब क्या है आपका मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है? एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। यहाँ पे बोल रहा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉर सेस फीस एक्सेट्रा नॉट अप्लाई इफ योर ऑब्जेक्टिव इज दिस। तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव ही वो एडवांसमेंट नहीं है ना। वो होगा तो हम 20% का बार अप्लाई करेंगे, वो नहीं है तो 20% का एक्सेस कुछ काउंट नहीं होगा, तुमको एग्जेम्पशन मिलेगी, यू कैन क्लेम द एग्जेम्पशन। अब इसी पे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है सेम, कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव फिर से देखो क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इज एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी पॉइंट के ऊपर। फिर इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट, नहीं ये अलग है, ये सिर्फ रीड वाला है। बता दूंगी सारे जो एग्जाम्पल्स वगैरह दिए वो है, मेन मेरा वो वाले 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है चलो, तो इसका मतलब अभी हम किस पे आए कि हाँ भाई मेरे को कहीं ना कहीं इसका मेन ऑब्जेक्टिव चेक करना होता है। अगर मेन ऑब्जेक्टिव एडवांसमेंट है तो कुछ तो 20% है, 20% का मुझे चेक पॉइंट लगाना होता है कि तेरे टोटल रिसिप्ट का अगर 20% ट्रेडिंग से लिया है या ग्रेटर देन 20% ट्रेडिंग से लिया है तो उस ईयर के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अब मैं फोकस कर रही हूँ इस लाइन पे, उस ईयर के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्या मतलब है? वो बोल रहा है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे हम, क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिव के लिए काम ही नहीं कर रहे। हमने बोला ये तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता 20% से ज्यादा एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जब भी तुम ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करोगे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। पर वो बोल रहे हैं हम कैंसिल नहीं करते तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ना, सीधी सी बात है उस साल तुमको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। बस इतना सा है कि उस साल एग्जेम्पशन मतलब रजिस्ट्रेशन इंटैक्ट है। तो ये मेरी पहली बात किसकी हुई? पर्पस की। ये थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक इसलिए लगा क्योंकि अभी लिंक नहीं कर पाया, बट पर्पस समझना था कि मैम पर्पस क्या है। पर्पस होना चाहिए एडवांसमेंट है तो 20% है, एडवांसमेंट नहीं है तो वो 20% का क्लॉज नहीं है। ये चीज दिमाग में रखना। अब मैम जब भी मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट होगा तो क्या चैरिटेबल ट्रस्ट को जस्ट बिकॉज उसके पास पर्पस है उसको मिल जाएगा क्या ये एग्जेम्पशन? नहीं, अब उसको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ही रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? जो जो एग्जेम्पशन है, जो जो डिडक्शंस हैं वो तुम्हें तभी मिलेगी अगर तुम कंडीशंस कंप्लाई करते जाओगे तो। मैम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसको हम पेंडिंग रखते हैं क्योंकि वो तो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हो गई मेरी, वो पूरा प्रोसीजर है। मैम ये बताओ एग्जेम्पशन क्या है राम? और यही चीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आती है और कुछ भी नहीं आता। अब जो समझा रही हूँ, अगर मैंने आज ये समझा दिया तो तुम क्वेश्चन भी कर सकते हो, बट यही चीज इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है वो अब समझो, पूरा ध्यान इधर। क्वेश्चन के सारे रिक्वायरमेंट जो एडजस्टमेंट है मैं लेती जाऊंगी इधर। मैम ये रहा मेरा ट्रस्ट,
ओके मैम, ट्रस्ट को क्या मिलता है? बस एक लॉजिक से चलते जाना, कोई हम चैप्टर नहीं समझ रहे। मैम ट्रस्ट को लोग आएंगे, डोनेशन देंगे। हाँ बिल्कुल, ट्रस्ट का तो ये है कि लोग आके क्या देंगे, डोनेशन देंगे। मैम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी भी तो हो सकती है। प्रॉपर्टी जैसे मंदिर है, मंदिर को हम देते हैं ना मैरिज के लिए, पूजा के लिए, रेंटिंग के लिए, तो प्रॉपर्टी से भी इनकम हो सकती है। और क्या हो सकता है मैम? कोई कंट्रीब्यूशन भी आ सकता है। मैम ग्रांट गवर्नमेंट से, हाँ गवर्नमेंट से भी पैसा मिल सकता है। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इनकम क्या हो सकती है ट्रस्ट की। तो ये सारी मेरी क्या है, ट्रस्ट की इनकम हो सकती है, डोनेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ग्रांट हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में? अब मैम जब ट्रस्ट के पास इनकम आई है तो इनकम से जनरेट होते हैं मेरे एक्सपेंसेस, तो मैम यहाँ पे एक्सपेंस भी तो होंगे ट्रस्ट के। हाँ, अब एक्सपेंस कौन कौन से नेचर के हो सकते हैं मैम? ये ट्रस्ट भी तो डोनेशन कर सकता है किसी और ट्रस्ट को। एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैम ट्रस्ट कैपिटल एक्सपेंस कर सकता है, हाँ कर सकता है। मैम ट्रस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस कर सकता है, हाँ कर सकता है। ये इसके एक्सपेंडिचर होगा। तो मैम ट्रस्ट की इनकम समझ गए कि ये हो गई इनकम, ट्रस्ट के ये हो गए कुछ छोटे छोटे से एक्सपेंसेस। हाँ, अब सिंपल सा एक लॉजिक है, वो क्या बोलते हैं, देखो भाई तुमने जितना भी इनकम रिसीव किया, जितना भी रिसीव किया, इसका टोटल करते हैं। ये टोटल, इस टोटल का तुम आंख बंद करके 15% एग्जेम्प्ट कर दो। कुछ मत सोचो, कुछ मत समझो, 15% क्या है, एग्जेम्प्ट। आंख बंद करके जो तुमको रिसीव होता जा रहा है लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। 15% तो तुम डायरेक्टली क्या कर देना, एग्जेम्प्ट। बचा कितना मैम? अगर मैं 15% माइनस करूं तो 85%। सारी कंडीशन किस पे लगेगी? इस 85%। पूरी की पूरी कंडीशन किसके ऊपर है? 85%। 2 मिनट बस। हाँ, कंडीशन क्या होगी? बोले देखो तुम ये एक्सपेंस कर रहे हो, तो वो बोलता है देखो इसको अभी के लिए छोड़ रही हूँ मैं। बोलता है कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हो, मैंने कहा। तो बोलता है देखो कैपिटल एक्सपेंस तुम कर रहे हो, कैसे कर सकते हो मैम? कैश में कर सकते हैं मैम, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं मैम, लोन लेके कर सकते हैं। भाई कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हो तो या तो लोन लो किसी से, या अपना पैसा लगा लो, या फिर बैंक से पैसा लगा लो, यही करोगे ना। अब क्या होगा? वो बोलते हैं देखो भाई सुनो, अगर तुम कैश में पैसा लगा रहे हो तो तुम याद करो 48वीं, क्या था 48वीं? 10,000 से ज्यादा सिंगल डे सिंगल ट्रांजैक्शन अगर किया तो वो हम मानेंगे ही नहीं कि एक्सपेंस। याद आता है पीजीबीपी में 10,000 से ज्यादा कैश नहीं कर सकते, तो बोलते हैं हम 48वीं लगाएंगे। बोलना क्या चाहते हो? बोलना ये चाहते हैं कि 10 लाख रुपीस अगर कैश में दिया है तो ये यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा इसका, मान लिया जाएगा कि ये इनकम है, इनकम पूरी टैक्सेबल करेंगे। मतलब तुमको टोटल प्रॉफिट में से, टोटल रिसिप्ट में से इस वाले को माइनस करने नहीं मिलेगा, अगर ये 10,000 के अबाव या 10,000 के उधर हुआ तो। क्या ये बात समझ में? अब अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी तुम यहां से यहां तक किसी भी तरह से कोई भी एक्सपेंस करोगे, करना इंडिया के लिए, फॉरेन में नहीं चलेगा ये सब। जो पैसा लगाओगे इंडिया के लिए लगाना, बस इतना याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक मोड हो तो भी इंडिया चेक होगा, कैश में तो वैसे ही तुम आउट हो जाओगे 10,000 के ऊपर। मैम लोन लेके कर रहे हूँ, ये हुई थोड़ी सी अलग बात। तुमने आज 10 लाख रुपीस का लोन लिया, क्यों लिया? मशीन खरीदनी है। एक चीज बताओ, ये 10 लाख 10 इंस्टॉलमेंट में पे होगा, क्या कहना चाहते हो? फर्स्ट ईयर आएगा तब 1 लाख पे करोगे, फिर 1 लाख पे करोगे,
फिर 1 लाख पे करोगे, ऐसे करके 10th ईयर तक तुम पूरे 10 लाख पे करोगे। हाँ, पर तुम डिडक्शन कब ले रहे हो? जैसे ही लोन ले लिया और तुम बोल रहे हो मैंने 10 लाख रुपीज फॉर द चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस लगा दिए, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। क्योंकि तुम क्या करोगे, हो सकता है अभी एक इंस्टॉलमेंट भरा, यहाँ 10 लाख का पूरा डिडक्शन ले लिया, एक इंस्टॉलमेंट भरा, आगे से एनपीए 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 एनपीए, अब क्या डिडक्शन भी ले लिया और पैसे भी नहीं भरे। तो अब उन्होंने चेंज क्या किया, ऐसे केस में उन्होंने चेंज क्या किया कि देखो भाई ये जो 10 लाख रुपीज का तुम लोन लेके पेमेंट कर रहे हो ना, जैसे जैसे पेमेंट होता जाएगा वैसे वैसे डिडक्शन लेते जाना। तो ये कर दिया उन्होंने क्या, पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। तो समझे मैम, जो भी रिसीव हुआ भाई 15% तो यूं ही एग्जाम, सोचना भी मत डायरेक्ट 15% माइनस करना। लेकिन उसके बाद की कहानी चालू होती है, 85% को कैसे लगाओगे। मैम हम डोनेशन कर सकते हैं किसी और ट्रस्ट को, रुकते हैं उसके लिए, अभी कुछ नहीं बता रही मैं। कैपिटल एक्सपेंस कर सकते, करो ना, कैश में कर रहे हो तो 40A3 लगा देंगे, ठीक है। उसके लगा इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हो चलेगा, कोई बात नहीं, बस इंडिया के लिए होना चाहिए सारे एक्सपेंस। और मैम अगर लोन में किया तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? अभी सिर्फ लॉजिक ही समझ रहे, प्रोविजन रीडिंग वीडिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करे कि सही तो लिख रही है इनकम टैक्स, कहाँ गलत गई है। और क्या कर सकते हैं मैम, रेवेन्यू एक्सपेंस भी तो कर सकते हैं। हाँ यार ये बात भी सही है कि तुम रेवेन्यू एक्सपेंस भी कर सकते हो। कहाँ के लिए करोगे, फॉरेन के लिए, जो भी करो रेवेन्यू एक्सपेंस भी, ये इसमें भी 10,000 याद रखना और इसमें भी ये याद रखना कि रेवेन्यू एक्सपेंस भी इंडिया के लिए होना चाहिए। क्या ये रटना पड़ेगा? अभी नहीं, ये एक लॉजिक चल रहा है बस, इतनी बात समझ में। अब मैम रुको, आप इस ट्रस्ट को देखो, देख रहे हैं तो मैम आपको पता है कि दो तरह से क्या होती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है, एक बनती है अक्रूअल बेसिस पे, हाँ ये बात तो सही है, और एक बनती है कैश बेसिस पे। तो एक चीज बताओ मैम, कभी यहाँ पे लिखा हो प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपीज येट टू रिसीव, तो मैम अक्रूअल में तुम्हें 1 करोड़ काउंट कर लूंगी, पर कैश बेसिस पे अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये देते हैं कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज कैश बेसिस, मैम कोई फीस है, एजुकेशन भी तो एक पर्पस है ना, एजुकेशन की फीस पेंडिंग पड़ी है लेने की, अगर वो कैश बेसिस फॉलो करता है तो पेंडिंग फीस हमारी रिसिप्ट का पार्ट नहीं बनेगी। क्या ये बात समझ में? तो मैम चैरिटेबल ट्रस्ट में पॉइंट नंबर 1 वो देंगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये मेरा एडजस्टमेंट होगा। सबसे पहले तो देखना मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैश या अक्रूअल, उसी से पता चल जाएगा रिसिप्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। दूसरा देखना वो देंगे कैपिटल एक्सपेंस लोन टेकन बट लोन हैज नॉट बीन पेड, खत्म बात, तुमको क्या नहीं मिलेगा, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो 85% अप्लाइड नहीं है। मैम यहाँ पे लिखा रहेगा कैपिटल एक्सपेंसेस डन जो भी पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया, नहीं मिलेगा, फिर से वो 85% तुम्हारा अप्लाइड नहीं मानेंगे। मैम आउट ऑफ 10 लाख 2 लाख पेड इन कैश, 8 लाख इज डीम्ड टू बी अप्लाइड। मान लिया कि 8 लाख अप्लाई किया, पर वो जो 2 लाख है ना वो तो कैश में कर लिया तुमने, तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे, अप्लाइड नहीं मानेंगे, मतलब वो रिसिप्ट का पार्ट है, उस पर टैक्स भरोगे। आया समझ में? और क्या दे सकते हैं मैम, इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंसेस में क्या होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर्ड लिखते, सबसे ज्यादा यूज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डन इन कैश। हमने कैश में मना नहीं किया, 10,000 के ऊपर है तो हमको दिक्कत होगी, नहीं तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ तक बात समझ में? तो बेसिकली ये मेरे को पहले रिसिप्ट लेनी है, सारी की सारी रिसिप्ट, जितनी जमाने भर की रिसिप्ट है वो लूंगी, उसमें मैं 15% माइनस करूंगी, पूरी कहानी चलेगी इस 85% के ऊपर, पूरा स्टोरी पूरी की पूरा बात ही पूरी 85% के ऊपर, ठीक है। अब मैम सुनो, एक तो आपने बोल दिया कैपिटल एक्सपेंस समझा दिया, रेवेन्यू भी समझा दिया, अभी वो आप अभी छोड़ रहे हो ना, क्या छोड़ रहे हो, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट, इसका क्या, थोड़ा सा रुकते हैं, अभी भी पेंडिंग रखते हैं, इसको कोई रीजन है, अभी भी पेंडिंग रखेंगे। मैम सुनो, जैसे आप डोनेशन कर रहे हो किसी ट्रस्ट को,
कोई ट्रस्ट भी तो आपको डोनेशन कर सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। जब मैं किसी ट्रस्ट को डोनेशन कर रही हूँ तो कोई और ट्रस्ट भी तो मुझे डोनेशन कर सकता है। तो क्या ये भी एग्जेम्प्ट होगा? ये अब इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं लिख रही हूँ इस रिसिप्ट के अंदर, डोनेशन फ्रॉम अदर ट्रस्ट। किसी और ट्रस्ट ने मुझे डोनेशन दिया, उसके बाद मैं इसको लिंक कर दूंगी। मैम कोई और ट्रस्ट है जो मेरे को डोनेशन दे रहा है, मतलब एक और ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा है, तो क्या ये एग्जेम्प्ट होगा? यस, ये पूरा एग्जेम्प्ट है, पूरा यस, पूरा एग्जेम्प्ट। बट सुन लो पहले, कंडीशन है उसके एग्जेम्पशन की। क्या कंडीशन है? इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रखना पड़ेगा। अगर तुम इसको सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में नहीं रखते, सेफ मतलब उन्होंने ही बताया कि तुमको कहाँ इन्वेस्ट करके रखना है इस पैसे को, क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? समझो, ये एक ट्रस्ट, इसने डोनेशन दिया इस ट्रस्ट को, ठीक है। ये ट्रस्ट ने इस ट्रस्ट को क्या दे दिया? डोनेशन दिया। जब ये ट्रस्ट इस ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा है, तो डोनेशन को आप क्या मानते हो? डोनेशन देना एक तरह का एक्सपेंस भी है मैम, पर ये जो रिसीव कर रहा है ट्रस्ट, उसके लिए भी आप एग्जेम्प्ट कर रहे हो। तो बोलता है कि कहीं तो कंडीशन लगाएंगे, अगर तुम रिसीव करो तो हम बताएंगे इसको कहाँ पे संभाल के रखना। कहीं तुम ऐसा नहीं हो कि आपस में ट्रस्ट ही रोटेशन कर रहे हैं एग्जेम्पशन के चक्कर में। तो हम बताएंगे इसको कि सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में कहाँ रखना, क्योंकि अगर तुम इसको सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में नहीं रखोगे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। आया ये समझ में? तो मैम हम क्या कर सकते हैं? अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो कंडीशन है, पक्की कंडीशन है रिसीव करने पे कि तुमको सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रखना है। लेकिन जब तुम डोनेशन करते हो, डोनेशन वाले के लिए कंडीशन कहाँ है? डोनेशन वाले ने बोल दिया मेरा एक्सपेंस हो गया, डोनेशन टू अदर ट्रस्ट, बात खत्म, एग्जेम्प्ट पूरा, कोई दिक्कत नहीं। बट जो रिसीव कर रहा है किसी और ट्रस्ट से, उसको ध्यान रखना है कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में ही जाएगा। आई ये बात समझ में? तो अभी तक बात चली किस चीज की? रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट में मेरे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई, जब मुझे अदर ट्रस्ट से मिलता है तो मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट की कंडीशन चेक करनी। मैम 15% तो अनकंडीशनली एग्जेम्प्ट हो गया, कैसे लिखेंगे सब समझते जाएंगे। 85% में कैपिटल एक्सपेंस लोन वाला है तो पेमेंट बेसिस पे करना, कैश में हमको पता है कि क्या करना है। और ये हो गया डोनेशन टू अदर ट्रस्ट भी आपका एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है। अब क्या, अब जो बोल रही हूँ उसको भी समझो। मैम प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई? ये ट्रस्ट के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बोले यार इन लोगों ने बोला कैपिटल में लगाओ, चलो 10% कैपिटल में लग गया, ठीक है। रेवेन्यू में भी थोड़ा बहुत लगा के 20% रेवेन्यू में पैसा लग गया। डोनेशन भी कर लिया, कितना परसेंट डोनेशन कर लिया, लो ले लेते इसको भी हम, 10% हमने डोनेशन भी कर दिया। मतलब 85% में से कितना डोनेशन कर पाए हम? इधर उधर कितना लगा पाए? बहुत मैक्सिमम करके भी 40% लगा लिया। अभी भी क्या बच रहा है? 45% लगा ही नहीं पा रहे। शिट, अब क्या जबरदस्ती लगाओगे? ऐसे थोड़ा ना कहीं भी अप्लाई करेंगे। अब ये ट्रस्ट बोलती है कि ये जो पैसा मेरा बच रहा है ना, ऐसे एवरी ईयर बच सकता है, 1 2 3 हर ईयर थोड़ा थोड़ा बच सकता है ना। और ट्रस्ट को चाहिए आगे जाके कोई स्पेसिफिक पर्पस है जिसके लिए उसको इकट्ठा करना है इस अमाउंट को। बोल रहा है ट्रस्ट की मुझे खर्चा नहीं करना, हो सकता है वो ये भी ना करना चाहे जो अभी अपन ने देखा, नहीं करना है। ये बोल रहे कि ये जो पैसा है ना 85% हमें किसी बैंक अकाउंट में रखना है। मैं बैंक अकाउंट नॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ कि मेरे को मेरे गुल्लक में पैसा रखना है, मेरे को क्या करना, आगे जाके साइकिल खरीदनी है, मुझे आगे जाके कार खरीदनी। मतलब इनका कुछ सोचा हुआ स्पेसिफाइड पर्पस है जो चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए ही है। वो बोल रहे हमें इकट्ठा करना है, एक्यूमुलेट करना है। उस पैसे को क्या करना चाहते हैं हम? एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। तो तुम समझे, क्या हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं? ट्रस्ट वाले हाँ कर लो, लेकिन तुम्हें एक्यूमुलेशन करने से पहले किनसे परमिशन लेनी पड़ेगी? एओ को बताना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग के पहले। अपना रिटर्न फाइल करो कि रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स पे करना पड़ता है ना, तो उससे पहले उसको बताओ, लिख के दो कि मुझे इस पैसे को 5 इयर्स तक एक्यूमुलेट करना है, या 4 ईयर तक, या 3 या 2 या 1। क्यों 5 से काउंटिंग की? 5 से ज्यादा एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं। तो मुझे इसको एक्यूमुलेट करना है, पॉइंट नंबर 1। मैं पर्पस भी लिख के दूंगी कि इस पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करना है,
और इस पैसे को एक्यूमुलेट करके फिर से मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में ही रखना पड़ेगा। समझे? तो इसका मतलब कुछ प्रोविजन नहीं पढ़ रहे, तुम ये सोचो ही मत कि हम कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं। नॉर्मल सी कहानी ना, तुम्हारे पास बिजनेस है, बिजनेस में तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा है, तुमको चाहिए कि 5 साल बाद एक बिल्डिंग बनानी है उसकी, तो तुम परमिशन ले लो ना आईओ से कि मेरे को इकट्ठा करने के लिए दे दो। वो बोलेगा ठीक है सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रख ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये भी वो लोग वैसे ही कर रहे हैं कि एक पर्पस बता दिया कि इस पर्पस के लिए इतने टाइम के लिए हम एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, तो या तो उतने टाइम में उस पर्पस के लिए यूज कर लो। सपोज मैंने इसको बोला कि मुझे 5 इयर्स के लिए एक्यूमुलेट करना है, तो बोल रहा है 5 इयर्स में यूज कर लो। अगर 5 ईयर में यूज नहीं कर पाए तो 1 साल और देंगे तुम्हें यूज करने के। जैसे ही 5 ईयर एक्सपायर हो उसके 1 ईयर आगे जो आएगा उसमें यूज कर लो। उसमें भी यूज नहीं कर पाए तो फिर ये टैक्सेबल हो जाए। मैम हमने तो सिर्फ 4 ईयर के लिए एक्यूमुलेट किया था, 1 ईयर यूटिलाइजेशन के लिए देंगे ना, जैसे ही 4 साल खत्म हो 1 साल में यूटिलाइज कर। मैम 3 इयर्स के लिए एक्यूमुलेट किया था, 3 इयर्स जैसे ही खत्म हो अगले 1 साल में तुम यूज कर लेना। मतलब जितने साल के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हो प्लस 1 ईयर मिल जाता है यूटिलाइज करने। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम जैसे लोग, कैसे लोग, ये रही मैम 31 मार्च, ये लमसम डोनेशन रिसीव हुआ है ना 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि पता है कि डोनेशन देना पड़ेगा। अभी अगर डिडक्शन चाहिए तो 31 मार्च तक तो हमको डोनेशन देना पड़ेगा। अब ट्रस्ट की बात सुनो ना, ट्रस्ट बोल रहा है लमसम डोनेशन रिसीव्ड, हमको हम टाइम ही नहीं था, रीजन ही ये था कि हम नहीं उसको यूटिलाइज कर पाए। 31 मार्च को मिल रहा है, कहाँ से वो यूज करेगा उसी प्रीवियस ईयर के अंदर, हो ही नहीं सकता यूटिलाइज। तब भी इसको क्या देना पड़ेगा, एओ को बोलना पड़ेगा क्या कि हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए, वो रीजन लिखना पड़ेगा क्योंकि बल्क डोनेशन रिसीव हुआ। फिर एओ को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले बता दो कि इतना पैसा मिला है कि हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज कर लेंगे। आया? तो ये भी क्या है, चलो ऐसा तुम लिख के दे रहे हो तो लो मान लिया हमने डीम टू बी अप्लाइड, कि तुमने चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई किया, हमको बता दो तो हम अभी डिडक्शन दे देंगे, एग्जाम्पशन आज ही दे देंगे। यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करना, आज ही एग्जाम्पशन ले लो, फिर जब तुम यूटिलाइज करोगे तब तुमको टैक्स लग, उस वक्त क्या है 5 साल बाद यूटिलाइज करोगे, हम टैक्स लगाने बैठेंगे। आज के आज जो है निपटा लो। तीसरा केस, मैम मेरा ट्रस्ट ना अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता है। अक्रूवल सिस्टम के हिसाब से इनकम तो आपने ले ली, अक्रूवल है तो आई नहीं इनकम, बट मैंने ली है। टोटल इनकम कैलकुलेशन में वो इनकम है क्योंकि वो है भी नहीं, अभी तो रिसीव भी नहीं हुई। तो अब ट्रस्ट 31 मार्च को सोच रहा है यार इनकम तो आई नहीं, तो मैं अप्लाई कैसे करूं। अक्रूवल बेसिस पे तो मैंने ले ली, पर एक्चुअल में तो है ही नहीं हाथ में, तो वो यूज क्या करेगा, उसको कैसे अप्लाई करेगा 31 मार्च तक। फिर उसको एओ को बोलना पड़ेगा कि रीजन ये है कि मैं उसे इसलिए अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि रिसीव ही नहीं हुई है, वो तो सिर्फ एक्रूअल बेसिस पे मैंने इनकम का पार्ट बनाया था। तो जिस ईयर में मुझे मिलेगी, जिस ईयर में मुझे मिलेगी उस ईयर में यूज कर लूंगा, या उसके नेक्स्ट ईयर में मैं यूज कर लूंगा, या तो उस ईयर में यूज करूंगा या तो उसके नेक्स्ट ईयर में यूज करूंगा। मतलब यूज करने के लिए उसको 1 साल हमेशा दे। तो क्या मैं ये बोलूं कि मैम जो 85% की आप बात कर रहे हो, या तो आप सीधे सीधे क्या करो, एक कैपिटल एसेट लेके आ जाओ, डन, वो हो सकता है। या तो आप क्या करो, बहुत सारा रेवेन्यू एक्सपेंस कर लो, डे टू डे जो भी होता है, डन। फिर उसके बाद ये नहीं, ये तो हो ही गए, फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, डोनेशन कर दो किसी और ट्रस्ट को, हमको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे यूज कर सकते हैं, या तो तुम बोलो एओ को कि एक्यूमुलेट करना है, इस पर्पस के लिए करना है, इस टाइम के लिए करना है, और साथ में सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में ही रखेंगे, लिख के दो उसको, बट रिटर्न फाइलिंग के पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, ये नहीं करना तो तुम बता दो कि भाई अब भी पैसा रिसीव हुआ है मुझे, मैं एकदम से कैसे उसको यूटिलाइज कर लूं, हो नहीं सकता मुझसे, तो भी उसको बताओ। या फिर पैसा रिसीव ही नहीं हुआ, सिर्फ एक्रूअल बेसिस पे टोटल इनकम का पार्ट है वो, तो भी तुम उसको बताओगे जिस ईयर में रिसीव होगा या तो उस ईयर में ये यूटिलाइजेशन करूंगा, या फिर मैं उसके नेक्स्ट ईयर में इसको क्या कर लूंगा, यूटिलाइजेशन। अभी प्रोविजन पे तो अपन पहुंचे ही नहीं, जनरल सी परेशानियां चल रही है ना ट्रस्ट की, एक नॉर्मल परेशानी। अब तुम क्या करोगे,
पेज नंबर तुम ये 201 पढ़ लो, 202 पढ़ लो। जो मैं ये परेशानियां बोल रही हूँ ना, इसकी वो प्रोविजन है। तो डोंट टेक ट्रस्ट है, इसकी पता नहीं क्या हो रहा है। ट्रस्ट में तुम्हें चेक करना पड़ेगा उसका कैश बेसिस है या एक्रूअल बेसिस है। फिर हमको फॉर्मेटिंग चेक करनी पड़ेगी, और फॉर्मेट पे पहले मैं डायरेक्ट आना चाहूंगी, फिर अपन कुछ करते हैं। पेज नंबर 216 पे आ जाओ। विनय अभी रुको, हाँ, जो भी तुम्हारा डाउट है 5-10 मिनट रुको। देखो पेज नंबर 216 पे क्या है, एक कुछ न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है, मिल रहा है 216। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन तो करवा नहीं रही, बट मुझे सिर्फ उसके फॉर्मेट को समझना है। फॉर्मेट ये कहता है कि मुझे रिसीट चाहिए सारी। तो ओवरऑल क्वेश्चन में मुझे क्या मिला, ट्रस्ट को क्या मिलता गया वही देख रही हूँ ना। तो अब देखो पहला क्या लिखा है, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से पैसा मिला, क्या मैम ये मेरे रिसिप्ट का पार्ट होगा? हाँ मिला ना, मेरे को सिर्फ ये दिखाना है कि ट्रस्ट को क्या क्या मिलता है। मैम फीस मिल सकती है। दूसरा पॉइंट क्या, कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन भी रिसीव हुआ है, तो ये भी आ गया मेरा रिसिप्ट में। ठीक है, और मैम गवर्नमेंट ग्रांट, क्या दिखाने की कोशिश करें, वो जो अपन ने लिखा था ना वही क्वेश्चन में वही वर्डिंग मिलेंगे अपन। गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ ये भी मैम हमको कुछ पैसा मिल रहा है। मैम डोनेशन गिवन टुवर्ड्स कॉर्पस, हमने डोनेशन दिया है, तो अब ये एक्सपेंस में जाएगा। कुछ कुछ कंडीशंस अभी फिलअप करते जाएंगे, लेकिन समझ रहे हो, एक्सपेंस इनकम ट्रस्ट की समझ पा रहे हो। और क्या है, ट्रस्ट गिव डोनेशन, ट्रस्ट ने डोनेशन दिया, एक कॉर्पस डोनेशन बता रहे हो, एक नॉर्मल डोनेशन बता रहे हो। मतलब ट्रस्ट ने जब डोनेशन दिया तब भी अभी कुछ कंडीशन बची है। ट्रस्ट जब डोनेशन लेता है तब तो सेफ इन्वेस्टमेंट मोड में रखना है, ट्रस्ट जब डोनेशन देता है तब भी कोई कंडीशन बची हुई है। ठीक है मैम, अमाउंट अप्लाइड स्कूल, अमाउंट अप्लाइड मतलब स्कूल के लिए हमने खर्चा किया, तो अप्लाइड बोल रहा है ना, 85% वाला अप्लाइड स्कूल के लिए किया, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए किया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? फिर लिखा है इंक्लूडेड इन 6.5 लाख अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ फाउंडर ऑफ ट्रस्ट। कुछ एक्सेप्शंस आएंगे अभी, उसी का लिखा है कि 5 लाख ट्रस्ट के बेनिफिशियरी के लिए तुमने लगाया, तो अपने वालों के लिए लगाना मतलब कोई ट्रस्ट के लिए अप्लाई करना नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है 8th पॉइंट, ट्रस्ट ने एक्वायर किया बिल्डिंग। ट्रस्ट ने क्या एक्वायर किया, बिल्डिंग एक्वायर किया 200 लाख का, जिसमें से उसने आईसीआई से अमाउंट बोरो किया है, मतलब लोन पे लिया है, तो लोन वाला प्रोविजन दिखा रहे हैं वो कि लोन का कुछ तो प्रोविजन लगाना है, बिकॉज कैपिटल एसेट लोन पे लिए तुमने। अभी प्रोविजन पे नहीं जा रहे, पर क्वेश्चन समझ लो। फिर क्या लिखा है, ट्रस्ट सेट पार्ट, क्या लिखा है फिर से, ट्रस्ट सेट अपार्ट 15 लाख अलग निकाल के रखना, वही एक्यूमुलेशन करना। आर यू गेटिंग? तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिसमें तुमको आइडेंटिफाई करना और इसको फॉर्मेट में डालने की कोशिश करते जाना। ठीक है, अभी हमने क्या समझा, क्या कोई प्रोविजंस पढ़ लिए, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रस्ट को होती है इनकम, डोनेशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फीस मिलेगी, प्रॉपर्टी से पैसा होगा, हमको बस ये समझना था, हो गई ये इनकम। डोनेशन देगा, डोनेशन पर्पस अलग होगा, वो अभी कुछ नहीं पड़ा। डोनेशन देगा, कैपिटल एक्सपेंस करेगा, रेवेन्यू एक्सपेंस करेगा, वो हो गया उसके एक्सपेंस। इसके बाद मुझे चेक क्या करना है, अगर डोनेशन मिला है तो भाई सेफ इन्वेस्टमेंट में रख ले। बाकी का बचा पैसा जो 85% है, जितना लगाना था लगा लिया। 3 रास्ते हैं, या तो एक्यूमुलेट कर लो, या तो बहुत सारा मिल गया अचानक से और हम उसको खर्चा नहीं कर पा रहे, या फिर अक्रूवल बेसिस पे सिर्फ इनकम का पार्ट है, वो तो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ मुझे पैसा, तो भी मैं क्या बोलूंगी, हाउ वुड आई अप्लाई, जब पैसा ही नहीं है तो एप्लीकेशन किस बात की। यही बात समझ में? तो तुमको आज होमवर्क में सिर्फ क्या करके रखना है, जितना मैंने पढ़ाया वो कहाँ तक है, तो प्लीज होमवर्क मत करो, तुम अभी रीड करो, तुम लोग घर पे कुछ नहीं करते। 201 202 ग्रीन वाला पार्ट नहीं पढ़ना अभी,
ये जो दिया है एक्सप्लेनेशन 3A मत पढ़ना अभी। सेक्शन 11(2) लिख 204 पे सेक्शन 11(2) दिख रहा है 204 पे सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 यहां तक पढ़ के रखो अब भी। अब भी के भी रीड करो फिर छोड़ूंगी मैं, तुम लोग घर पे पढ़ते नहीं। चलो करो रीडिंग। बोलो विनय कुछ पूछ रहे थे। मैम जैसे ये पूछ रहा था, जैसे प्रैक्टिकली तो जैसे ट्रस्ट की टैक्सेशन रिसीट बेसिस पे होती है, तो अभी भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे रिसीट बेसिस पे होगी या एक्रूअल बेसिस पे? दोनों मिलेंगे तुमको एग्जाम पर्पस।
पढ़ लिया? इट इज बेटर टू गो विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ प्रोविजन वाइज। अभी सिर्फ समझ में आना, हाँ आता है इनकम, जाती है इनकम, कहाँ पे क्या क्लॉज लगाना है वो चीज समझनी थी। अभी भी हमने किसको छोड़ के रखा है, डोनेशन वाला पार्ट, कि डोनेशन टू अदर ट्रस्ट, उसमें कॉर्पस पढ़ा है हमने, कुछ तो है उसका, बट अभी नहीं ले रहे, जब जब टाइम आएगा उसको धीरे 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 क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। इंटरनेशनल टैक्सेशन हमारा हुए कितने दिन हो गए, है ना, है ना। तो सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन का अभी लिख के बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर वो 30% वाला क्लॉज था ना, EBIT DTA का 30% ही अलाउ होगा। लिख लो क्या क्या लिखना है अभी। सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट लिखना है तुम्हें। तुम अगर प्रोविजन अच्छे से नहीं लिख पाए तो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो मैं तो प्रोविजन ही चेक कर रही हूँ बस। प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंड लिखो, EBIT DTA वाला 30% इंटरेस्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं। थर्ड इक्विलाइजेशन लेवी 165A वाला, इक्विलाइजेशन लेवी 165A एंड पेनाल्टी। ठीक है, फिर लिख के दो साथ में, अच्छा लंबा लिखोगे इसमें ना, फिर इसके साथ लिख के दो मुझे इन्वेस्टमेंट फंड और लास्ट बिजनेस ट्रस्ट। 5 क्वेश्चन है, मतलब 5 चैप्टर ही समझ लो, छोटे छोटे रूप में लिखना है तुमको। 20 मिनट्स सफिशिएंट, चालू हो जाओ 20 मिनट्स।